नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे छोटी आंत में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो जो आहार नाल का जो भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, इस छोटी आंत में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आमाशय में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है उसको अपन अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, जितना अपने जनरल साइंस में शामिल है उसके हिसाब से, है ना। बाकी तो चीज़ें पढ़ने के लिए बहुत सारी होती है, पर जनरल साइंस के हिसाब से जो चीज़ें होती है वो हमने ऐड कर ली उसमें। अब छोटी आंत में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है तो उसको अपने को देखना है। ठीक है, तो छोटी आंत का एक डायग्राम यहाँ पर दिया गया है। इस डायग्राम में जो छोटी आंत है, एक कुंडलित नलिका आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, एक बड़ी नलिका है, बड़ा सा एक पाइप जैसी संरचना है चारों ओर से। ठीक है ना, जो बड़ी सी है। इसके अलावा जो इसके बीच के अंदर जो छोटी संरचना आपको दिखाई दे रही है, पतली सी कुंडलित नलिका के समान, तो ये जो कुंडलित नलिका के समान जो संरचना है इसको अपन बोलते हैं छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। इस स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग है। कितने भाग है? तीन भाग है। एक तो है आपके ड्यूडीनम भाग है। कौन सा भाग है? एक तो होता है ड्यूडीनम, जिसको अपन हिंदी में ग्रहणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रहणी बोलते हैं। सबसे पहला भाग है, सबसे पहला भाग है ड्यूडीनम, या हिंदी में जिसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ये छोटी आंत का पहला भाग होता है। छोटी आंत का क्या है? पहला भाग है। दूसरा जो भाग है वो है आपके, जिसको अपन बोलते हैं अग्र शुद्रांतर हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जेजुनम। तो जेजुनम इसका दूसरा भाग है, जिसको अपन अग्र शुद्रांतर बोलते हैं। और तीसरा जो भाग है वो है इसका आपके इलियम, जिसको अपन बोलते हैं शुद्रांतर। क्या बोलते हैं? शुद्रांतर बोलते हैं। तो ये छोटी आंत के स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन भाग होते हैं। इन तीनों भागों में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है तो इसको अपन एक बार देख लेते हैं। तो डायग्राम आपके एक बार अच्छे से माइंड सेट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं तीनों भागों की संरचना क्या है ना, लंबाई चौड़ाई कितनी है, और इसमें भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो छोटी आंत के प्रमुख भाग कितने हो जाएंगे? आपके तीन हो जाएंगे। ठीक है, प्रमुख भागों की अपन बात करें तो छोटी आंत के प्रमुख भाग कितने हो जाएंगे? तीन हो जाएंगे। पहला जो भाग होता है जिसको अपन कहते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? प्रथम जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको ग्रहणी बोला जाता है। ठीक है, तो पहला भाग हो जाएगा ग्रहणी। ठीक है, जिसको अपन ड्यूडीनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम। पहला भाग क्या हो जाएगा? पहला भाग हो जाएगा ग्रहणी। तो ग्रहणी को अपन कहते हैं ड्यूडीनम। क्या बोलते हैं? ड्यूडीनम। ग्रहणी, या जिसको बोलते हैं ड्यूडीनम। ठीक है, दूसरा जो भाग है वो हो जाएगा अग्र शुद्रांतर। क्या हो जाएगा? अग्र शुद्रांतर। ठीक है, अग्र शुद्रांतर, जिसको अपन क्या कहते हैं? जेजुनम। क्या बोलते हैं? जिसको जेजुनम बोला जाता है। क्या बोलते हैं? जेजुनम बोला जाता है अंग्रेजी में। और इसके अलावा जो तीसरा भाग है उसको अपन बोलते हैं शुद्रांतर। क्या बोलते हैं? शुद्रांतर। ठीक है, और शुद्रांतर को अपन क्या बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर? इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। इलियम। तो ये अपने तीन भाग होते हैं। ठीक है, अब इन तीनों भागों में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है, वन बाय वन करके अपन देखते हैं। तो कितने भाग हो गए? तीन भाग। कितने भाग हो गए? तीन भाग। छोटी आंत के तीन भाग, आमाशय के भी मैंने आपको तीन भाग बताए थे। कितने भाग बताए थे? आमाशय के भी तीन भाग बताए थे उस वीडियो में, उस क्लास में। आमाशय में भोजन का पाचन कैसे होता है उसके लिए आप वो वीडियो देख सकते हो। तो आमाशय का पहला भाग जो था वो कहलाता है कार्डियक, दूसरा भाग फंडिस, और तीसरा भाग कहलाता है पाइलोरिक भाग कहलाता है। ऐसे ही छोटी आंत के भी तीन भाग है और बड़ी आंत के भी कितने? तीन तीन भाग है। ध्यान रखना है, इन सबके कितने भाग है? तीन तीन भाग है। ध्यान रखना, आमाशय, आमाशय, छोटी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत। छोटी आंत व बड़ी आंत, ये जो भाग है इनके तीन तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं इनके? इनके भाग होते हैं आपके तीन तीन भाग। ठीक है, ध्यान रखें। अब आप कहोगे कि ये आप हमें क्यों बता रहे हो, है ना। तो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भोजन के पाचन को पढ़ रहे हैं, तो हमें आहार नाल के भागों का पता नहीं होगा तब तक आपको पाचन किसी भी कंडीशन में समझ में नहीं आएगा। क्योंकि भोजन पहले कहाँ जा रहा है, उसके बाद में भोजन कहाँ जा रहा है, कहाँ किसका पाचन हो रहा है, तो इसको समझने के लिए इसके भागों की स्थिति हमें नॉलेज में होनी चाहिए। इसके लिए शुरुआती क्लास में भी मैंने पूरा पाचन तंत्र
आपको विथ डायग्राम बताया था कि इसके कितने भाग होते हैं, कौन कौन सी पाचक ग्रंथि होती है, तो उन सब के बारे में मैं बता चुका हूं। ठीक है, तो अब इसके भाग हो गए 3, ग्रेनी ड्यूडिनम, अग्र शुद्रांत्र जेजुनम और शुद्रांत्र जिसको अपन बोलते हैं इलियम। आगे बात सुन, सबसे पहली बात करें तो ग्रेनी की बात करें। ग्रेनी है ये प्रथम भाग है। ठीक है, ग्रेनी क्या है ये है आपके इसका छोटी आंत का प्रथम भाग। क्या है ये? छोटी आंत का प्रथम भाग है और ये किससे जुड़ा रहता है? ये आमाशय के अंतिम भाग से जुड़ा रहता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है, आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है, से जुड़ा होता है। आगे बात सुन, तो ये अभी आपने डायग्राम में भी देखा, मतलब सबसे ऊपर क्या होता है? आमाशय। सबसे ऊपर क्या होता है? आमाशय। जैसे अपन इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है अपने आमाशय, तो ये इस प्रकार से मान लिया कि आमाशय है। ठीक है, अब यहां से यह आमाशय मान लिया कि खत्म हो रहा है। ये आमाशय का क्या? प्रथम भाग है। यह आमाशय का क्या है? प्रथम भाग है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक भाग बोलते हैं। ये हो गया दूसरा भाग, फंडिस। क्या हो गया? फंडिस, जो थैली के समान होता है, अंग्रेजी में जे के आकार के होता है। किसके आकार का? अंग्रेजी में जे के आकार का, या कुछ किताबों में इसका आकार आपको यू भी मिलेगा। कैसा आकार मिलेगा? यू। तो अंग्रेजी के जे या यू आकार का होता है कौन? फंडिस भाग, या पूरा आमाशय मान लो, पूरा आमाशय। और तीसरा जो भाग होता है जिसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक। क्या बोलते हैं? पाइलोरिक भाग बोलते हैं। तो ये आमाशय के 3। अब यहीं से अपने शुरुआत हो जाती है छोटी आंत की। यहीं से क्या हो जाएगी? यहीं से छोटी आंत की शुरुआत हो जाएगी। तो ये जो छोटी आंत का जो प्रथम भाग है वही कहलाता है ग्रेणी। क्या कहलाता है? ग्रेणी कहलाता है। और ये आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है। आगे बात सुन, भोजन के मुख्य रूप से पाचन की क्रिया इसी में होती है। भोजन का पूर्ण पाचन है ना, पूर्ण पाचन है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ग्रेणी में होता है। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ग्रेणी वाले भाग में ही होता है। भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो कौन से भाग में होता है? वो ग्रेणी वाले भाग में ही होता है। और जो पूर्ण भोजन का अवशोषण है वो आपके अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र में भोजन का अवशोषण होता है। भोजन का अर्ध पाचन कहाँ होता है? आमाशय में। पिछले वीडियो में या पिछली क्लास में बताया था कि भोजन का जो अर्ध पाचन है वो कहाँ होता है? वो होता है आमाशय में। और पूर्ण पाचन की बात करें तो भोजन का जो पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है? ग्रेणी के अंदर होता है। कहाँ होता है? ग्रेणी के अंदर होता है। इसको अभी अपन देखेंगे, पहले अपन इन भागों को पढ़ लेते हैं। दूसरा भाग जो होता है वो ग्रेणी का कहलाता है अग्र शुद्रांत्र। दूसरा भाग क्या कहलाता है? दूसरा अग्र शुद्रांत्र कहलाता है, या जिसको अपन बोलते हैं जेजुनम। क्या बोलते हैं? जिसको अपन जेजुनम बोलते हैं। तो इस भाग में क्या होता है? मुख्यतः अवशोषण होता है। हालांकि अवशोषण दोनों ही भागों में होता है, लेकिन मुख्यतः पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण। पचित भोजन का क्या होता है? अवशोषण। तो पचित भोजन के अवशोषण का जो कार्य है वो इसी के अंदर होता है। किसमें? अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम में होता है। किसमें होता है? अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम में भोजन का मुख्यतः है वो पाचन होता है। इसके अलावा बात करें शुद्रांत्र की, तो भोजन के वे घटक जिनका अवशोषण है वो अग्र शुद्रांत्र में या जेजुनम में नहीं होता है, उन घटकों का जो अवशोषण है वो यहाँ पर होता है। जैसे बात करें जल की, है ना, किसकी बात करें? जैसे जल है, खनिज है, या कुछ विटामिन है। ठीक है, इस प्रकार के जो घटक होते हैं इनका जो अवशोषण है वो किस में होता है? शुद्रांत्र में होता है। किस में होता है? शुद्रांत्र में होता है। अब अपन डिटेल से देखते हैं, अभी ये संक्षेप में, अब अपन डिटेल से देखते हैं कि ग्रेणी या जो ड्यूडिनम है उसमें भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो छोटी आंत में ही अपन पाचन पढ़ रहे हैं। छोटी आंत का ये भाग है ग्रेणी या ड्यूडिनम। ठीक है, फिर इसके अंदर अपन देखेंगे किस प्रकार से अवशोषण होता है, और उसके बाद में इसमें देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से अवशोषण होता है। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रेणी या ड्यूडिनम में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। ग्रेणी में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है, इसको अपन देखते हैं। तो ग्रेणी में आपको ध्यान रखना है कि हमने जो पाचक ग्रंथियां पढ़ी थी, पाचक ग्रंथियां होती है 3। पाचक ग्रंथियां कितनी होती है? पाचक ग्रंथियां होती है 3। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है लार ग्रंथियां,
और ये लार ग्रंथि है, लार का स्तरण करती है, वो भोजन का पाचन वो मुंह में करता है लार। तो लार ग्रंथियों को अपन पहले पढ़ चुके, 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है, ठीक है। उनके बारे में जानकारी आपको लेनी है तो आप उस क्लास को जरूर देखें। और वैसे भी आपको कोई भी चीज़ पढ़नी है तो कंटिन्यू आपको देखना पड़ेगा, बीच बीच में से क्लास देखने से कोई मतलब ही नहीं निकलता है, ठीक है। यदि आप पढ़ाई कर रहे हो और आपको पढ़ाई करनी है अच्छे तरीके से, या कोई टीचर कैसे पढ़ाता है, तो इसके लिए आपको उससे पहले कुछ कंटिन्यू जुड़ा हुआ रहना पड़ेगा, कुछ लगातार क्लासें देखनी पड़ेगी, या प्रारंभिक से अंतिम तक उस पॉइंट तक बने रहना होगा, तो ही वो चीज़ें समझ में आएगी, उस टीचर की शैली आपको समझ में आएगी। अदरवाइज आपको उस टीचर की कभी शैली समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैं सब कुछ ऐसी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है। लार ग्रंथि, अब बची 2 ग्रंथियाँ, एक तो बचा अपने यकृत, क्या बचा? यकृत, ठीक है। और एक है अपने अग्नाशय। कौन सी ग्रंथि? अग्नाशय। और इनके बारे में मैं एडिशनल जानकारी दूं तो यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और ये बहिस्रावी ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? बहिस्रावी ग्रंथि है। कौन सी? बहिस्रावी ग्रंथि का उदाहरण है। और अग्नाशय है वो मिश्रित ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। अब देखो एक उदाहरण दूं मैं नॉर्मल, ठीक है। अपन इस चीज के लिए, इसके लिए भी देखो एक डायग्राम है, उस डायग्राम में देखो आप, उस डायग्राम में सबसे ऊपर आपको यकृत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यकृत। और उसके नीचे एक पत्ती के आकार की क्या दिखाई दे रही है? संरचना दिखाई दे, उसी को बोलते हैं अग्नाशय। एक लीफ के समान, पत्ती के समान जो संरचना फैली हुई दिखाई दे रही है वो तो है अग्नाशय, ऊपर है आपके यकृत। यकृत से एक नली आ रही है, वो नली यकृत निवाहिका कहलाती है। फिर इधर से अग्नाशय से एक नली निकलती है, अग्नाशय से निकलने वाली नली और यकृत से निकलने वाली जो नली है दोनों मिल जाती है, दोनों मिलकर क्या बनाती है? यकृत अग्नाशय, यकृत अग्नाशय निवाहिका, निवाहिका क्या बनाती है? यकृत अग्नाशय निवाहिका का निर्माण करती है। कौन कौन सी? यकृत से निकलने वाली नली, अग्नाशय से निकलने वाली नली, दोनों संयुक्त हो जाती है, दोनों संयुक्त होकर एक नली बनाती है जिसका नाम है यकृत अग्नाशय निवाहिका नली। और ये जो नली है वो आकर खुलती है अपने किस भाग में? ग्रहणी में। आई बात समझ में? तो यकृत निवाहिका जो नली है वो कहाँ खुलती है? ग्रहणी में। कहाँ खुलती है? ये ग्रहणी में खुलती है। जहां पर ये खुलती है वहां पर एक गेट होता है। क्या होता है? एक गेट, या जिसको विज्ञान की भाषा में बोलेंगे अवरोधनी। उस अवरोधनी को कहा जाता है ओडी की अवरोधनी। किसकी अवरोधनी? ओडी की अवरोधनी। ध्यान रखना, किसकी अवरोधनी? ओडी की अवरोधनी, ओडी की अवरोधनी। तो ये जो अवरोधनी है, ये यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस है उसका, और अग्नाशय से आने वाला जो रस है अग्नाशय रस, उसको कब ग्रहणी में आने देना है और कब तक नहीं आने देना, तो उसका नियंत्रण इसके हाथ में होती है। भाई मान लिया कि भोजन आमाशय में है, तो भोजन जब तक आमाशय में रहेगा तब तक ये ओडी की अवरोधनी है, वो उस नलिका के, इस यकृत अग्नाशय नलिका को बंद करके रखेगी, गेट लगा के रखेगी। क्या करके रखेगी? गेट लगा के रखेगी। जैसे ही भोजन आमाशय से किस में आ गया? भोजन है वो आमाशय से किस में आ गया? छोटी आंत का पहला भाग कौन सा? ग्रहणी। इस ग्रहणी में पहुंच गया भोजन, तो उस टाइम में ये अवरोधनी है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है। और जैसे ये खुलती है ना, यकृत निवाहिका, यकृत अग्नाशय निवाहिका जो नली है, इस पर जो ये अवरोधनी है, गेट है ना, ये डाट मान लो, क्या है ये? ये डाट खुल जाती है। खुलने से यकृत से एंजाइम निकलता है। यकृत से देखो, यकृत से कौन सा रस निकलता है? एंजाइम क्या? रस। यकृत से रस निकलता है जिसको बोलते हैं पित्त रस। क्या बोलते हैं? पित्त रस। और अग्नाशय से जो रस निकलता है जिसमें एंजाइम होता है उसको बोलते हैं अग्नाशयी रस। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अग्नाशयी रस बोला जाता है। तो ये पित्त रस और अग्नाशयी रस इधर से किस में आ जाएंगे? इस ग्रहणी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? ग्रहणी में आ जाएंगे, इसके अंदर आ जाएंगे। अब इनमें उपस्थित जो घटक है, जैसे पित्त रस में मुख्यतः पित्त लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं?
पित्त लवण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पित्त लवण। इसके अलावा अग्नाशयी रस में विभिन्न एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? विभिन्न एंजाइम में वो पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन है, इत्यादि प्रकार के एंजाइम में वो पाए जाते हैं। वो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो इन एंजाइमों के द्वारा भोजन का पाचन कैसे होता है उसको देखेंगे। इन दो के द्वारा पाचन होने के पश्चात लास्ट में, सबसे लास्ट में, अंत में जो इस छोटी आंत की जो भित्ति होती है, उस भित्ति के द्वारा आंत्र रस का स्तरण होता है। किसका स्तरण होता है? आंत्र रस का। किसका? आंत्र रस का। तो वो अंत में भोजन का पाचन कर देता है। इस प्रकार भोजन का पूर्ण पाचन है वो किस प्रकार से होता है? छोटी आंत कह दो या फिर छोटी आंत का कौन सा भाग? ग्रेणी में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। तो अब अपन देखते हैं कि आपकी ये तो समझ में आ गया कि यकृत अग्नाशय निवाई का तंत्र क्या होता है ना। यकृत से निकलने वाली नली यकृत निवाई का और अग्नाशय से निकलने वाली अग्नाशय नली दोनों संयुक्त हो जाती है। जैसा अभी आपको डायग्राम में बताया था, वो जुड़कर एक नली बनाती है। या यूं मान लो कि एक ही नली में दोनों नली आकर खुलती है, उस एक नली को बोलता है संयुक्त नली। मतलब यकृत अग्नाशय निवाई का बोलता है उसको, उस संयुक्त नली का नाम हो जाएगा। ये किस में खुलती है? ये खुलती है अपने ग्रेणी में। किस में खुलेगी? ये जो अग्नाशय यकृत अग्नाशय निवाई का वो किस में खुलेगी? ग्रेणी में खुलेगी। जहां पर ये खुलती है वहां पर एक अवरोधनी होती है, गेट होता है। उस गेट का नाम क्या है? ओडी की अवरोधनी। क्या नाम है? ओडी की अवरोधनी। तो ये इन रस के आने को और बंद होने को नियंत्रित करती है, ओडी की अवरोधनी। तो अब ये यकृत से निकलने वाला जो पित्त रस है, ये भोजन का किस प्रकार से पाचन करता है? और अग्नाशय से निकलने वाला जो रस है, अग्नाशयी रस, ये भोजन का किस प्रकार से पाचन करता है? तो इन दो और एक लास्ट में किसके द्वारा? लास्ट में आंत्र रस निकलते हैं। सबसे अंत में पाचन का काम कौन करेंगे? आंत्र रस में पाए जाने वाले एंजाइम। कौन से? आंत्र रस में पाए जाने वाले एंजाइम। इनकी भूमिका सबसे लास्ट में होती है। स्टार्टिंग यहां से होती है। स्टार्टिंग यहां से 1, 2 और 3, पहले ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा। तो इनको अपन कंटिन्यू देखते हैं। इन तीनों के द्वारा भोजन का पाचन कैसे होता है इसको अपन कंटिन्यू देखते हैं। अब 3 चीजें, 2 चीजें मैं अदर एडिशनल चीजें बता चुका हूं। एडिशनल चीज क्या है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि। और एक चीज और बताऊं, एक तथ्य यह है, और वो तथ्य यह है कि कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है? पित्त रस का निर्माण कहां होता है? तो अधिकांश जो मेरे दोस्त है, मित्र है, वो गलत कर देते हैं और लिख देते हैं आपके पित्ताशय। क्या लिख देते हैं? पित्ताशय लिख देते हैं। पित्ताशय लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पित्त रस का निर्माण किसमें होता है? निर्माण होता है आपके यकृत में। यकृत में बनता है पित्त रस। एक नली निकलती है, वो नली किस में आती है? पित्ताशय में आती है। किस में आती है? पित्ताशय में। पित्ताशय पित्त रस का संग्रहण करता है, निर्माण नहीं करता है। क्या करता है पित्ताशय? पित्ताशय है वो पित्त रस का क्या करता है? संग्रहण करता है, न कि निर्माण। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। कौन करता है? यकृत। और पित्त रस का जो संग्रहण है वो कहां होता है? पित्ताशय में होता है। कहां होता है? पित्ताशय में होता है। तो ये 3 एडिशनल चीजें थी जो बता दी थी। कई बार प्रश्न पूछा गया, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से कौन सी मिश्रित ग्रंथि है? अग्नाशय मिश्रित ग्रंथि है। बहुत सारी ग्रंथियों के नाम दे देंगे, जैसे पीयूष दे दिया, हाइपोथैलेमस दे दिया, थायराइड दे दिया, ठीक है, पैराथायराइड दे दिया, एड्रिनल दे दिया। ग्रंथियों के बारे में अपन पढ़ेंगे। 3 ऑप्शन दे देंगे और एक ये दे देगा। तो ये एक मिश्रित ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। ये भी सवाल दोनों आए हुए हैं और इसके अलावा ये भी आए, तीनों ही सवाल है एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो पित्त रस का जो निर्माण है वो यकृत में होता है, न कि पित्ताशय में। पित्ताशय इसका क्या करता है? संग्रहण करता है। अब अपन देखते हैं पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस भोजन का पूरा पाचन कैसे करते हैं। ग्रहणी में पाचन की प्रक्रिया 3 रसों के द्वारा की जाती है। इन रसों में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं, ठीक है।
तो उनको अपन देखते हैं। तो देखो ग्रहणी में पाचन की अपन बात कर रहे हैं, किसमें? ग्रहणी में पाचन। तो ग्रहणी में अब पाचन को आप समझो। वैसे इसमें बताने के लिए बहुत सारी चीजें, पर जनरल साइंस के हिसाब से ही बताऊंगा। बहुत सारे एंजाइम में लेवल के हिसाब से पढ़े जाते हैं। ध्यान रखना, किसके हिसाब से? लेवल के हिसाब से देखे जाते हैं। सबसे लंबा प्रोसेस इसी में होता है। इसलिए जो अपने जनरल साइंस में काम की चीजें वही पढ़ेंगे। बहुत सारी ग्रंथियां होती है, ब्रूनर की ग्रंथियां, ऑक्सेंटिक की कोशिकाएं, है ना, तो इनको ज्यादा अपने को नहीं देखना है, ठीक है। तो ग्रहणी में जो भोजन का पाचन है उसको अपन देखते हैं। तो 3 रस है वो यहाँ पर आते हैं, ठीक है। कौन से? 3 रस। तो 3 ग्रंथियों की यहाँ पर भूमिका होती है। पहले बात करें अपन यकृत की, किसकी बात करें? यकृत की। दूसरा अपन देखें किसकी भूमिका होती है? अग्नाशय की। किसकी होती है? अग्नाशय की। किसकी? अग्नाशय की। और तीसरी जो भूमिका होती है वो आंत की जो भित्ति होती है ना, आंत का मतलब ग्रहणी, ग्रहणी की भित्ति में ग्रंथि होती है जिनको बोलते हैं आंत्र ग्रंथियां। क्या बोलते हैं? आंत्र ग्रंथियां अलग अलग प्रकार की होती है, इनके कई नाम है, कई प्रकार की होती है। यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई मतलब नहीं। जनरल साइंस में इतनी डीप साइंस पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको तो केवल याद रखना आंत्र ग्रंथियां, बस इतना ही, ठीक है। आगे देखें, यकृत के द्वारा क्या निकलता है? यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। और अग्नाशय के द्वारा किसका निर्माण होता है? अग्नाशयी रस का निर्माण होता है। किसका? अग्नाशयी रस। और ये सब यकृत अग्नाशयी निवाहिका द्वारा ग्रहणी में आ जाते हैं। और ये भी इसमें होता है आंत्र रस। इससे क्या निकलता है? आंत्र रस। इससे क्या निकलता है? आंत्र रस निकलता है। अब अपन देखते हैं सबसे पहले पित्त रस के क्या कार्य होंगे। तो वैसे पित्त रस के बहुत सारे कार्य होते हैं। आगे बात समझ में, आपको क्या करना है? 2 महत्वपूर्ण कार्य याद रखना है, इसके अलावा कोई कुछ भी नहीं पूछेगा। पित्त रस के 2 कार्य आपको याद रखने हैं। कितने कार्य है? 2 कार्य याद रखने हैं। एक तो पहली बात तो यह है कि आमाशय से ग्रहणी में आने वाला भोजन कैसा होता है भाई? अम्लीय। आमाशय से जो भोजन किस में आ रहा है? ग्रहणी में आ रहा है, ड्यूडिनम में आ रहा है, वो भोजन कैसा होता है? अम्लीय होता है। उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति होती है अम्लीय। क्या होती है? अम्लीय प्रकृति होती है। तो उस अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है। पहला काम तो ये हो गया। अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय बनाता है। एक काम तो ये हो गया। क्यों? क्योंकि अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं। अग्नाशयी रस में जो एंजाइम होते हैं वो अम्लीय माध्यम में काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। इसलिए पित्त रस जो है वो अम्लीय भोजन को क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय बनाता है। इसके अलावा पित्त रस में उपस्थित जो पित्त लवण है, कौन? पित्त लवण। ये पित्त लवण क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण करते हैं। वसा का क्या करते हैं? वसा का पायसीकरण। पायसीकरण बोल दो या इमल्सीकरण बोल दो। इमल्सीकरण, ठीक है, इमल्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? इमल्सीकरण करने का कार्य है वो किया जाता है, ठीक है। अब इमल्सीकरण या पायसीकरण क्या है? अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले जो वसा का पाचन करने वाले जो एंजाइम होते हैं, या यूं मान लो कि आंत्र रस में जो पाए जाने वाले जो एंजाइम है, आंत्र रस में होता है लाइपेज एंजाइम जो वसा का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है लाइपेज एंजाइम। वो बड़ी वसा गोलिकाओं पे काम नहीं करता है। वसा है वो अणु के रूप में होती है, बड़े बड़े अणु के रूप में होती है, ठीक है। तो उस वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है, उन वसा की बड़ी गोलिकाओं को किसमें बदलता है? छोटी छोटी गोलिकाओं में। पायसीकरण का मतलब क्या है? वसा की बड़ी गोलिकाओं को, है ना, वसा की बड़ी गोलिकाओं को, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना। किस में बदलना? छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलना। यह कार्य होता है किसका? इसका पित्त लवण का। और इस कार्य को क्या कहते हैं? वसा का पायसीकरण। तो कई बार ये पूछा जाता है कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? पायसीकरण। और पायसीकरण करने वाला पदार्थ या रस या भाग क्या है? वो है पित्त लवण। क्या है? पित्त लवण।
तो ये पित्त रस के आपको दो कार्य याद रखना है। अम्लीय भोजन को क्या बनाना, क्षारीय। क्यों बनाता है, क्योंकि अग्नाशयी जो रस है, अग्नाशयी रस लिखो यहाँ, अग्नाशयी जो रस है, अग्नाशयी रस अम्लीय भोजन पे कार्य नहीं करता है, क्योंकि आमाशय से जो भोजन आता है, आमाशय में भोजन को क्या बोलते हैं, कायम। तो ये जो कायम होता है इसकी प्रकृति कैसे होती है, अम्लीय। आमाशय से आने वाला जो कायम होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है, तो उस पर ये कार्य नहीं करता है, इसलिए पहले उसको क्षारीय बनाया जाता है। एक काम तो हो गया पित्त रस का ये, और इसके अलावा पित्त रस में उपस्थित जो पित्त लवण है वो वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, जिसको बोलते हैं अपन वसा का पायसीकरण। क्या बोलते हैं, जिसको वसा का पायसीकरण कहा जाता है। अब इसके बाद में अग्नाशयी रस है वो काम करता है, पहला काम इसका हो गया। फिर अब अग्नाशयी रस में उपस्थित विभिन्न जो एंजाइम है वो क्या करेंगे, भोजन का पाचन करेंगे। तो कैसे पाचन करेंगे उसको अपन देखते हैं। अग्नाशयी रस में जो उपस्थित एक तो एंजाइम होता है आपके ट्रिप्सिन। क्या होता है, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो प्रोटीन का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम है ये। ठीक है, आगे बात सुन। पहले ये कैसा रहता है, पहले ये निष्क्रिय रहता है, लेकिन पित्त रस की उपस्थिति में ये कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। तो एक तो आपको ध्यान रखना है ट्रिप्सिन, इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन भी होता है, पर अपने को इतना ध्यान नहीं रखना है, केवल एक ये महत्वपूर्ण एंजाइम है, इसको ध्यान रखना है। तो अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा होता है, ट्रिप्सिन। और ये किसमें आकर मिलते हैं, पित्त रस किसमें मिलता है, ग्रहणी में ही तो मिलता है। तो ग्रहणी में कई बार ये सवाल पूछा जाता है, ग्रहणी में प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताओ। किसमें, ग्रहणी में। ग्रहणी में प्रोटीन पाचक एंजाइम, प्रोटीन पाचक एंजाइम का नाम बताओ, तो वो हो जाएगा आपके, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा, ट्रिप्सिन। और आमाशय में पूछे, आमाशय में, आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम, आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम। तो आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा है, वो मैंने बताया था, पेप्सिन। क्या बताया था, पेप्सिन। क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन, पहले वो पेप्सिनोजन के रूप में क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है। क्या रहता है, निष्क्रिय रहता है, लेकिन उसको जो HCl जो अम्ल होता है वो सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। ये चीज हमने पढ़ी थी आमाशय के अंदर। तो आमाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा हो गया, पेप्सिन। और इसमें अग्नाशय में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन सा हो गया, ट्रिप्सिन हो गया। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन है वो भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन भी हो जाएगा, काइमोट्रिप्सिन। पर आपको केवल यही याद रखना है, ट्रिप्सिन। आगे भाषण जो कि एक प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है। ठीक है, इसके अलावा जो अग्नाशयी जो रस होता है उसमें एक और एंजाइम वसा का पाचन करने वाला एंजाइम होता है, लाइपेज। कौन सा एंजाइम, लाइपेज एंजाइम। तो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, इस पित्त रस ने, पित्त रस में उपस्थित पित्त लवणों ने क्या किया था, वसा का पायसीकरण किया था। पित्त लवण जो है उन्होंने वसा का क्या किया, पायसीकरण, मतलब वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में चेंज कर दिया। अब उन छोटी गोलिकाओं को ये लाइपेज एंजाइम अपघटित कर देता है या पाचित कर देता है, उनका जल अपघटन कर देता है। ठीक है, तो पायसीकृत वसा का पाचन करता है। ये क्या करता है, पायसीकृत वसा का पाचन। पायसीकृत वसा का क्या करता है, पायसीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करने का कार्य है वो इसके द्वारा किया जाता है। तो ऐसे तो बहुत सारे एंजाइम हैं, अग्नाशयी रस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो विभिन्न प्रकार का पाचन करते हैं, पर मुख्यतः आप अग्नाशयी रस की इतनी सी भूमिका को ध्यान में रखो। इसके अलावा आपको अभी मैंने बताया अग्नाशयी जो रस है वो आपके एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार की क्या, मिश्रित ग्रंथि है। क्या है, एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। तो इसके द्वारा, हालांकि ग्रहणी में तो आकर नहीं मिलते वो, इसके अलावा जो इंसुलिन और ग्लूकागॉन का भी स्त्रण होता है अग्नाशय के द्वारा। अग्नाशय के द्वारा किसका स्त्रण होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन व ग्लूकागॉन ये दो हार्मोन निकलते हैं। ग्लूकागॉन ये क्या है, ये दो हार्मोन है। तो इन दोनों हार्मोनों के द्वारा, ये क्या है, हार्मोन है, तो इन दोनों हार्मोनों के द्वारा रक्त शर्करा का नियंत्रण किया जाता है। किसका, रक्त शर्करा का नियंत्रण है वो किया जाता है ना। ये शर्करा के स्तर को क्या करता है, घटाता है, और ये शर्करा के स्तर को बढ़ाता है। इसलिए तो इंसुलिन की कमी हो जाती है तो शुगर की बीमारी हो जाती है,
क्योंकि इंसुलिन रक्त में शर्करा के लेवल को क्या करता है, कम करने का कार्य करता है। इसलिए यदि अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन नहीं बनेगा तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा। आगे बात समझ, और ये ऑलरेडी बढ़ाता ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक मिश्रित ग्रंथि होती है। तो इसमें आपको बताने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, पर आपको इतना सा आपको अग्नाशयी रस के बारे में ध्यान रखना है। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है जो पाई स्वीकृत वसा का पाचन करता है। इसके अलावा अग्नाशयी रस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो एक और देख लो, इसके अंदर क्या होता है, कुछ बाइकार्बोनेट भी होते हैं। क्या होता है, बाइकार्बोनेट होते हैं। और आत्र रस के द्वारा भी श्लेष्मा का स्त्रण होता है। किसका स्त्रण होता है, श्लेष्मा का। तो आत्र के द्वारा निकलने वाला श्लेष्मा और बाइकार्बोनेट जो कि इससे निकलता है, ये बाइकार्बोनेट हालांकि इसमें भी होता है। तो बाइकार्बोनेट और श्लेष्मा है वो अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने का भी काम करता है। पित्त लवण भी करता है। अभी मैंने कहा था पित्त रस है वो आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है। इसके अलावा जो बाइकार्बोनेट और जो श्लेष्मा है, म्यूकस या श्लेष्मा, ये भी भोजन को क्या करते हैं, क्षारीय बनाने का कार्य करते हैं। आगे बात समझ में। अब अपन देखते हैं आत्र रस के द्वारा जो भोजन है उसका पाचन कैसे होता है। तो आत्र रस की अपन बात करें, आत्र रस, तो आत्र रस जो है वो भोजन का पाचन किस प्रकार से करता है। तो पहली बात तो है कि ये जो आत्र रस है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, आत्र की ग्रंथियों के द्वारा। आंत की जो ग्रंथि होती है ना, आत्र या आंत बोल दो एक ही बात है, आत्र की ग्रंथियों के द्वारा। मुख्यतः अपन बात करें तो आंत में आपके ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, ब्रूनर की ग्रंथियां। कौन सी ग्रंथियां, ब्रूनर की ग्रंथियां पाई जाती है। इन ग्रंथियों के द्वारा आंत्र रस का स्त्रण होता है। विशेष तौर से बात करें तो एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। किसके द्वारा, एंटेरोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। एंटेरोसाइट जो कोशिकाएं हैं, इन एंटेरोसाइट कोशिकाओं में के द्वारा स्रावित जो रस है उसमें क्या होता है, एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होते हैं। और वो भोजन का क्या करता है, आपके पूर्ण पाचन करते हैं। क्या करता है, भोजन का पूर्ण पाचन ग्रहणी के अंदर लास्ट में इनके द्वारा कर दिया जाता है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो जो आंत्र होती है, आंत्र की जो म्यूकोसा होती है, उस आंत्र की म्यूकोसा में गोबलेट कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं, आंत का जो म्यूकोसा स्तर, आंत्र भित्ति है, आंत्र भित्ति के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, परतें होती है। उसमें जो आंत्र का जो म्यूकोसा स्तर होता है, आंत्र का म्यूकोसा स्तर, कौन सा स्तर, म्यूकोसा स्तर, सबसे भीतरी स्तर होता है। इस म्यूकोसा स्तर के द्वारा किसका स्त्रण होता है, श्लेष्मा का स्त्रण होता है। किसका स्त्रण होता है, श्लेष्मा का स्त्रण होता है। जो मैंने अभी आपको पहले बताया था कि अग्नाशयी रस में उपस्थित जो बाइकार्बोनेट है, अग्नाशयी रस में उपस्थित बाइकार्बोनेट के साथ में ये श्लेष्मा या म्यूकस, इसको क्या बोलते हैं, म्यूकस। ये म्यूकस किसको, अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय, अम्लीय भोजन को क्या कर देता है, क्षारीय बना देता है। और आंत्र भित्ति की अम्ल के प्रभाव से क्या करता है, रक्षा करता है। क्योंकि आमाशय से जो अम्लीय भोजन आता है तो उसके साथ में HCl आता है। क्या आता है, उसके साथ में HCl आता है। तो HCl से ग्रहणी की भित्ति को कोई क्षति ना हो, आंत्र की भित्ति को कोई क्षति ना हो, इसके लिए जो बाइकार्बोनेट और ये श्लेष्मा है वो मिलकर कार्य करते हैं, भोजन को क्षारीय कर देता है उसको। आई बात समझ में, ताकि उस आंत्र की या ग्रहणी की भित्ति पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। ठीक है। तो कई बार पूछा जाता है ब्रूनर ग्रंथियां किस में पाई जाती है, आंत में। एंटेरोसाइट कोशिकाएं आंत की भित्ति में पाई जाती है। और इसके अलावा म्यूकोसा जो स्तर होता है, आंत्र का जो म्यूकोसा स्तर होता है, उसमें जो कोशिकाएं होती है जो ये श्लेष्मा या म्यूकस का स्तर करती है, उनको बोलते हैं गोबलेट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं, गोबलेट कोशिकाएं कहा जाता है। तो ये जो गोबलेट कोशिकाएं होती है ये किसका स्त्रण करती है, श्लेष्मा या म्यूकस का स्त्रण करती है, जो भोजन को क्षारीय बनाता है और अम्ल के प्रभाव से आंत की भित्ति की सुरक्षा करता है। और ब्रूनर ग्रंथि या जो आंत की भित्ति में पाई जाने वाली जो एंटेरोसाइट कोशिकाएं होती है, इनके द्वारा
रस निकलता है जिसको क्या बोलते हैं अपन, आंत्र रस। क्या बोलता है, आंत्र रस। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो भोजन का क्या कर देते हैं, पूर्ण पाचन कर देते हैं। भोजन का क्या कर देते हैं, पूर्ण पाचन कर देते हैं। जैसे बात करें कैसे, जैसे कि मान लिया कि वसा का पाचन है ना, वसा का पाचन करने वाले जैसे एंजाइम लाइपेज वगैरह होंगे है ना, इसमें भी लाइपेज होंगे, तो वो वसीय अम्ल किसमें तोड़ देंगे इसको, वसीय अम्ल प्लस गिल्सरोल में, प्लस गिल्सरोल में उसको अपघटित कर देंगे। और इसके अलावा जैसे प्रोटीन का पाचन करने वाले जो एंजाइम है वो अंततः प्रोटीन को किसमें तोड़ देंगे, अमीनो अम्लों में। किसमें तोड़ देंगे, अमीनो अम्लों में, अमीनो अम्लों में तोड़ देंगे। और इसके अलावा जो कार्बोहाइड्रेट बचते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट, तो जो भी कार्बोहाइड्रेट उनको ग्लूकोज में अपघटित कर देंगे, मोनोसेकेराइड, या यूं बोल दो ग्लूकोज, या किस में तोड़ देंगे, मोनोसेकेराइड में तोड़ देंगे। ठीक है, तो इसके अलावा डीएनए, इसके और भी होते हैं इसके अंदर, डीएनए का पाचन करने वाला एंजाइम डीएनएज है ना, डीएनएज, आरएनए का पाचन करने वाला आरएनएज, तो ये एंजाइम भी इस आंत्र रस में पाए जाते हैं ना। वसा का पाचन करने वाले एंजाइम, प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट है जैसे माल्टोज का पाचन करने वाला एंजाइम माल्टेज है, जैसे माल्टेज, सुक्रेज है ना, माल्टोज, सुक्रोज, गैलेक्टोज, ये सब कार्बोहाइड्रेट है। तो कौन से एंजाइम होंगे, माल्टेज, सुक्रेज, कौन से होंगे, सुक्रेज। इसके अलावा जो भी है अन्य प्रकार के एंजाइम है वो पाए जाएंगे और इसको अपघटित कर देंगे कार्बोहाइड्रेट को। ठीक है, तो इस प्रकार से अंततः भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ग्रेणी में होता है। कहाँ होता है, ग्रेणी में होता है। अब ग्रेणी से जो पचित भोजन है वो आगे जाएगा आपके अग्र शुद्रांत्र, और अग्र शुद्रांत्र से फिर किस में जाएगा, शुद्रांत्र में जाएगा। किस में जाएगा, अग्र शुद्रांत्र, या फिर किस में जाएगा, शुद्रांत्र में जाएगा। तो पाचन का काम तो यही हो गया। अब वहां पे अवशोषण होता है, अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र में क्या होता है, भोजन का अवशोषण होता है। पचित भोजन का क्या होता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो पचित भोजन का जो अवशोषण है वो किस प्रकार से होता है उसको हम देखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, और इस प्रकार ये छोटी आंत में भोजन का जो पाचन है वो होता है। अपने खुद के आप नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो ज्यादा काम में आएंगे। ठीक है, तो अब जितनी सारी चीजें हमने पढ़ी है उसके एक बार अपन नोट्स देख लेते हैं, क्योंकि नोट्स के बगैर ये चीजें इस प्रकार से बोर्ड पर समझाने से आपके समझ में नहीं आएगी, या आप बाद में कैसे पढ़ोगे। तो मैं साथ साथ में नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल करवा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास में फिलहाल ऐसी व्यवस्था है ना, व्हाइट बोर्ड ही है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं खुद हाथ से आपके लिए नोट्स लिखता हूँ। पर ये जो भी नोट्स है वो सटीक है और बिना फालतू की इसमें कोई सी भी चीज नहीं है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो देखो छोटी आंत में पाचन है तो उसको समझते हैं, जितना हमने समझा उसके एक बार नोट्स देखते हैं। तो छोटी आंत के 3 प्रमुख भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला भाग है ग्रेणी जिसको ड्यूडिनम बोलते हैं, दूसरा अग्र शुद्रांत्र जिसको जेजुनम बोलते हैं, और तीसरा शुद्रांत्र जिसको क्या बोलते हैं, इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसको इलियम बोला जाता है। अब अपन सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, किसके, ग्रेणी या ड्यूडिनम के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो ग्रेणी क्या होती है, ये छोटी आंत का प्रथम भाग है। पहले भी बताया मैंने, छोटी आंत का पहला भाग है जो आमाशय के पाइलोरिक भाग से जुड़ा रहता है। आमाशय का पाइलोरिक भाग क्या होता है, तीसरा भाग है ना, ये आमाशय का 3rd भाग है और ये इसका पहला भाग है, क्योंकि ऊपर आता आमाशय, नीचे क्या आता है, ग्रेणी है ना, या छोटी आंत का पहला भाग ग्रेणी। ठीक है, फिर आ जाता है अग्र शुद्रांत्र, फिर शुद्रांत्र, फिर बड़ी आंत का पहला भाग। ठीक है, बड़ी आंत के भी 3 भाग है, तो इस प्रकार से क्रम चलता है। आहार नाल के भाग जब तक आपको क्रम से याद नहीं रहेंगे तब तक आप पाचन को याद कर लो, ऐसा आप सोचो ही मत। ठीक है, आगे यह छोटी आंत का सबसे छोटा भाग है जिसकी लंबाई कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रेणी में यकृत अग्नाशय वाहिनी संयुक्त नली होती है, बताया था मैंने आपको। यकृत अग्नाशय वाहिनी आकर खुलती है, जिसके छिद्र या रंध्र पर, जहां पर आकर ये खुलती है उस छिद्र पर एक अवरोधनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक अवरोधनी पाई जाती है जिसे ओडी की अवरोधनी कहता है। किसकी अवरोधनी कहता है, ओडी की अवरोधनी। तो ओडी की अवरोधनी कहां पाई जाती है, ग्रेणी में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, ग्रेणी में पाई जाती है। आगे देखते हैं अपन अग्र शुद्रांत्र को, अपन देखते हैं अब। तो अग्र शुद्रांत्र या जेजुनम क्या है, देखो इसको,
यह छोटी आंत का दूसरा, मतलब दूसरा अर्थात मध्य का भाग होता है। ठीक है, मध्य का भाग होता है। पहले आता है ग्रहणी, फिर आता है अग्र शुद्रांतर या जेजुनम, और फिर 3 नंबर पे आता है शुद्रांतर। आगे देखो, इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। कितनी होती है? लंबाई लगभग 1 मीटर होती है। और ये एक कुंडलित भाग है। कैसा भाग होता है? ये कुंडलित भाग होता है। इसका मुख्य जो कार्य होता है वो अवशोषण का ही होता है। हालांकि आगे देखेंगे अवशोषण में, और इसका भी कार्य क्या होता है? इसका भी कार्य वो अवशोषण का ही होता है। तो अग्र शुद्रांतर और शुद्रांतर का मुख्य कार्य अवशोषण का होता है, और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है? ग्रहणी में होता है। और भोजन का अर्ध पाचन कहाँ होता है? किसमें होता है अर्ध पाचन? आमाशय। तो देखो शुद्रांतर को देखते हैं। शुद्रांतर या इलियम, ये छोटी आंत का अंतिम भाग है, जिसकी लंबाई लगभग 1.75 मीटर होती है। तो दोनों ही भागों के अंदर, इन दोनों ही भागों में किसका कार्य होता है? अवशोषण का होता है। तो अवशोषण वाला जो भाग है, जिसको अपन बाद में देखेंगे। अब अपन देखते हैं ग्रहणी में भोजन का पाचन है वो किस प्रकार से होता है। तो इन दोनों भागों में तो भोजन का पाचन वैसे ही नहीं होता है भाई। अग्र शुद्रांतर और शुद्रांतर में भोजन का पाचन नहीं होता है, इनमें भोजन का अवशोषण होता है। आई बात समझ में? और भोजन का पूर्ण पाचन है वो कहाँ होता है? ग्रहणी में। आधा पाचन हो जाता है आमाशय में, आमाशय से भोजन किस में आएगा? ग्रहणी में। तो पूरा पाचन हो जाएगा ग्रहणी में। ग्रहणी से आगे फिर भोजन किस में जाएगा? नीचे अग्र शुद्रांत्र में, और फिर शुद्रांत्र में। तो क्रम से चलता है, पहले मुख से स्टार्ट होता है, तो मुख से फिर जा रहा आमाशय में, आमाशय में आधा पाचन, फिर ग्रहणी में पूरा पाचन, फिर इन दोनों भागों में अवशोषण। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रम से चलता है, इस प्रकार से क्रम से चलता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अपन ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता है। इनमें पाचन नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखें ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता है। तो ग्रहणी में भोजन का पाचन कैसे होता है, अब इसको अपन देखते हैं। ठीक है, तो देखो ग्रहणी में जो हमने पढ़ा उसको अपन सारे को लिख दिया है ना, व्यवस्थित तरीके से। देखो ग्रहणी में भोजन का पाचन यकृत द्वारा स्रावित, किसके द्वारा? यकृत द्वारा स्रावित पित्तरस और अग्नाशय द्वारा स्रावित अग्नाशयी रस एवं आंत्र का जो ग्रहणी जो है ना, आंत का ग्रहणी वाला भाग, ग्रहणी की भित्ति में स्थित ग्रंथियों द्वारा स्रावित आंत्र रस द्वारा होता है। मतलब 3 रस है, यकृत से आने वाला पित्त रस, अग्नाशयी रस और आंत्र रस। ये 3 रस मिलकर भोजन का क्या करते हैं? ग्रहणी में पूरा पाचन कर देते हैं। तो देखो अपन कैसे अब इनका पाचन होता है, तो जो इस प्रकार है। कैसे है? सबसे पहले देखते हैं पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन कैसे होता है। किसके द्वारा? पित्त रस द्वारा भोजन का पाचन कैसे होता है, तो इसको देखे अपन। देखो पित्त रस का स्त्रवण यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पित्त रस का स्त्रवण किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा होता है। और संग्रहण किस कहाँ होता है? पित्त रस का संग्रहण, ध्यान रखना, संग्रहण होता है पित्ताशय में। संग्रहण कहाँ होता है? संग्रहण होता है पित्ताशय में, ध्यान रखना, ये सवाल आता है कई बार। आगे देखो, पित्त रस मुख्यतः निम्न 2 कार्य करता है, महत्वपूर्ण रूप से 2 कार्य करता है। कौन से कार्य? वो देखो, एक तो है आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन। जो आमाशय में भोजन को क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं? काइम। तो आमाशय से आने वाला जो अम्लीय भोजन है, काइम है, उसको क्षारीय बनाता है। कैसा बनाता है? उसको क्षारीय बनाता है। क्यों बनाता है? ताकि अग्नाशयी रस में उपस्थित एंजाइम उस पर कार्य कर सके, क्योंकि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम अम्लीय भोजन पर क्रिया नहीं कर सकते हैं। आगे देखो, पित्त रस में उपस्थित पित्त लवण, पित्त रस में क्या पाए जाता है? पित्त लवण। क्या पाए जाता है? पित्त लवण, ध्यान रखना। पित्त लवण वसा की बड़ी गोलिकाओं को, बताया था मैंने, वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ता है। वसा की जो बड़ी गोलिकाएं होती है उनको छोटी गोलिकाओं में तोड़ देते हैं, जिसे वसा का क्या कहते हैं? पायसीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे वसा का क्या कहा जाता है? पायसीकरण कहा जाता है। तो यह है पित्त रस का कार्य। अब अपन देखते हैं अग्नाशयी रस का क्या कार्य है। अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं जो पित्त रस की उपस्थिति में सक्रिय होकर भोजन का निम्न प्रकार पाचन करते हैं, है ना। क्योंकि जो पित्त रस होता है वो आमाशय से आने वाले भोजन को अम्लीय से क्या कर देता है? क्षारीय। क्षारीय माध्यम में अग्नाशयी रस में उपस्थित जो एंजाइम है वो क्या हो जाता है? सक्रिय हो जाता है। फिर वो भोजन का क्या करते हैं? पाचन करते हैं। तो कैसे करते हैं? पहला इसमें उपस्थित बाइकार्बोनेट ग्रहणी में अम्ल के प्रभाव को क्या करते हैं? कम कर ग्रहणी की भित्ति की अम्ल से क्या करते हैं?
रक्षा करते हैं। एक तो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन है वो किसके साथ में, वो आपके जो ग्रेणी के द्वारा स्रावित जो म्यूकस है उसके साथ में मिलकर काम करते हैं, वैसे है ना, उसके साथ मिलकर काम करते हैं। आगे देखो, आगे अग्नाशयी रस में प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, और भी होता है, आप तो इतने याद रखो, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आदि होते हैं जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, जो प्रोटीन का क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है और ये ग्रेणी में पाए जाते हैं। जबकि आमाशय के अंदर प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। कौन सा होता है, पेप्सिन होता है। आगे देखें अपन, अग्नाशयी रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम, अग्नाशयी रस में उपस्थित लाइपेज एंजाइम पायसीकृत वसा का क्या करता है, पाचन करता है। वसा का पायसीकरण कौन करता है, पित्त लवण। तो पित्त लवण के द्वारा जो जिस वसा का पायसीकरण किया है उस पायसीकृत वसा का आगे ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम, और पाचन कर देता है। अब अपन देखते हैं आंत्र जो रस है उसके द्वारा भोजन का पाचन कैसे होता है। तो आंत्र रस द्वारा पाचन कैसे होता है देखते हैं। आंत्र या ग्रेणी की भित्ति में उपस्थित ग्रंथियों एवं कोशिकाओं, है ना, ग्रंथियों एवं कोशिकाओं द्वारा आंत्र रस का, किसका, आंत्र रस का स्तरण होता है, जिसमें उपस्थित विभिन्न एंजाइमों द्वारा भोजन का अंत में पूर्ण रूप से पाचन कर दिया जाता है। तो भोजन का अंतिम और पूर्ण पाचन की प्रक्रिया कहाँ होती है, ग्रेणी में होती है। कहाँ होती है, ग्रेणी में होती है। ध्यान रखना आपको, जो इस प्रकार है। तो कैसे है इसको देखते हैं अपन। आंत्र की उपकला मतलब म्यूकोसा, म्यूकोसा में स्थित गोबलेट जो कोशिकाएं होती है, अरे इस तरह म्यूकोसा क्या है, म्यूकोसा आंत की जो भित्ति है उसका एक इस तरह परत है ना, एक परत। तो उसकी गोबलेट जो कोशिकाओं द्वारा, गोबलेट कोशिकाओं द्वारा स्रावित म्यूकस या श्लेष्मा एक ऐसा तरल है, क्षारीय तरल होता है। ये कैसा होता है, क्षारीय तरल होता है। हाँ, श्लेष्मा द्वारा आंत्र भित्ति की अम्ल से सुरक्षा की जाती है। आगे बात, म्यूकस है ना, ये क्या करता है, आंत्र भित्ति की, क्योंकि अम्ल जो भोजन होता है आमाशय से आने वाला, आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है, तो उससे सुरक्षा करती है। आगे देखो, इसके अलावा ब्रूनर ग्रंथियां, ब्रूनर ग्रंथियों द्वारा बाइकार्बोनेट, किसका, बाइकार्बोनेट एवं श्लेष्मा का स्त्रवण होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाते हैं तथा आंत्र भित्ति की अम्ल से के प्रभाव से, अम्ल के प्रभाव से क्या करता है, सुरक्षा करता है। आगे बात, आगे अपन देखें। और अगला पॉइंट है आंत्र भित्ति में स्थित एंटेरोसाइट, कौन सी कोशिकाएं, एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित एंजाइमों द्वारा पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। इसमें उपस्थित प्रोटीन पाचक एंजाइम प्रोटीन को किसमें, अमीनो अम्लों में तथा वसा को गिल्सरोल, किसमें, गिल्सरोल एवं वसीय अम्ल में, किसमें, गिल्सरोल और वसीय अम्ल में, तथा कार्बोहाइड्रेट को अंततः ग्लूकोज में बदल दिया जाता है या उसका पाचन कर दिया जाता है। और पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया, जब हमने पाचन शुरू किया तो उसकी पहली जो फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि भोजन के जो घटक होते हैं, भोजन के घटकों में अपन बात करें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल, विटामिन, खनिज इत्यादि होते हैं, खनिज लवण। तो जो पाचन होता है वो मुख्यतः इन तीन का ही होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। पाचन तीन का ही होता है, इन तीनों का सीधा अवशोषण होता है। क्या होता है, अवशोषण होता है। तो इन तीनों का अंत में एंटेरोसाइट कोशिकाओं द्वारा स्रावित जो विभिन्न एंजाइम है उनके द्वारा अंत में पाचन हो जाता है। प्रोटीन किसका बना होता है, प्रोटीन बनता है अमीनो अम्ल का, तो इसकी मेन इकाई क्या है, अमीनो अम्ल, तो उसमें उसको तोड़ दिया जाएगा। वसा किसकी बनी होती है, वसा बनी होती है आपके वसीय अम्ल और गिल्सरोल की, वसीय अम्ल और गिल्सरोल की। तो अंत में इसको वसीय अम्ल और गिल्सरोल में अपघटित कर दिया जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, तो इनको अंत में किस में बदल दिया जाएगा, ग्लूकोज में बदल दिया जाएगा, क्योंकि छोटी से छोटी इकाई यही होती है, तो इसमें बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार भोजन का पूर्ण रूप से और अंततः पाचन है वो कहाँ होता है, ग्रेणी में हो जाता है। ठीक है, अब आगे होता है अवशोषण। तो अवशोषण की प्रक्रिया है वो अग्र शुद्रांत्र और शुद्रांत्र में होती है।
तो इसको अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। ठीक है, ये क्लास आपको यदि अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हो। उसका जो लिंक है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। ठीक है, इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।